शंका समाधान सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जो कुछ हम आपको अब तक बातें किए हैं, जो भी कुछ अभी तक हम आपसे चर्चा कर पाए हैं, उस चर्चा में से जो भी आपको तथ्य स्पष्ट न हुआ हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप उस पर चर्चा करवा सकते हैं, अपनी शंका का समाधान मांग सकते हैं। जी। इसमें क्रम ऐसा रखेंगे कि जिनको प्रश्न पूछना होगा वो हाथ खड़ा करेंगे और फिर माननीय लोकेश जी जिसकी तरफ संकेत करेंगे कि हाँ आप पूछिए, उनको माइक पहुंचाया जाएगा और फिर वो प्रश्न कर लेंगे और अगले प्रश्न वाले के लिए जैसा संकेत हो वहां पहुंचाते रहेंगे। तो जिनको कुछ पूछना हो वो हाथ खड़ा करेंगे और आप संकेत कीजिएगा कि हाँ आप पूछो। जी जी जी। वो फिर पूछेंगे। ओम। अच्छा, ठीक है। ओम। पृष्ठ संख्या 53 पर आपने जो राशि का क्रम बताया था उसमें कुछ अंतर सा नजर आ रहा है। जैसे यहाँ कर्क सिंह कन्या तुला का क्रम है, आपने जो जैसे बताया उसमें तो ये क्रम पृष्ठ 53 पर हमने जो क्या बताया, राशियों का जो क्रम बताया है वो यही है या जैसे इसमें है कर्क सिंह आदि, यही क्रम है या जो आपने बताया मुझे उसमें भिन्न लगा था? कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक यही क्रम है। नहीं, आपने पहला बताया था मेष। नहीं, मेष से प्रारंभ किया था जी। संख्या में भेद है उसमें। बहुत सही बात, ठीक है, मैं समझ गया हूं उनकी बात को। आपका देखिए, जो लग्न होते हैं उनकी या राशियों की 12 की संख्या है, वो संख्या 1 2 3 4 मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह से लेके मीन तक होती है। लेकिन हर संक्रांति के दिन जो संक्रांति होती है उस दिन का प्रातः का लग्न भी वही होता है। कर्कार्क जब होगा, कर्क का महीना जब होगा, श्रावण का महीना जब होगा, तो उसमें जो पहला लग्न होगा वो कर्क का ही होगा। मेष वृषभादि कर्क होना, लग्न होना अलग बात है, ये लग्नों का क्रम है। पर किस महीने में कर्क किस महीने में कहां से शुरू हो रहे हैं लगन, ये इस बात पे असर करता है कि उस महीने में संक्रांति कौन सी लगन में हुई थी, कौन सी राशि में हुई थी। चूंकि 21 जून को कर्क संक्रांति हो गई है, इसलिए 21 जून से आगे जो भी दिन होगा, जब तक कि सिंह संक्रांति नहीं आ जाती तब तक पहला उदय लग्न, सूर्योदय कालीन का लग्न कर्क ही होगा। आशा है आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। आपने हाथ करा, ठीक है, आप अब तीसरे नंबर पर बोलिए। आचार्य जी ने सुबह बताया था एक भुज बना करके कि ज्या बराबर लंब बटे कर्ण, कोज्या बराबर आधार बटे कर्ण, स्पर्शिया बराबर लंब बटे। लेकिन ये ज्या स्पर्शिया क्या होती हैं? हाँ, स्पर्शिया ये टेंजेंट, जरा चित्र बनाओ और चित्र पर इनको साइन, कोसाइन और टेंजेंट तीनों को स्पष्ट कर दो। प्रश्न करने वालों से निवेदन है कि वो माइक को अपने मुख के बिल्कुल सामने रखें और आवाज आपकी ठीक तरह आ रही है नहीं आ रही है स्वयं अनुभव करते हुए माइक को ठीक रखें।
किसी एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और किसी भी त्रिकोण की तरह से 3 कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कोण के सामने की जो भुजा है इसको कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण इसको कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री का कोण है ये जिन 2 भुजाओं से मिलकर के बनता है इनको आधार और लंब, आधार यानी बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर। एक त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं के विभिन्न अनुपातों के नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में आते हैं, जिसको हम ज्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन। और ये बराबर होता है, अगर मैं इस कोण की ज्या निकाल रहा हूं, कोण क की अगर मैं ज्या निकाल रहा हूं तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण। जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया कि ये एक अनुपात है और इसे हम छोटी नापों के लिए कैलकुलेट करके और वर्गीकृत करके एक टेबल में रखते हैं अपने पास, ताकि हम इसे किसी भी नाप के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो क्या करते हैं इसमें कि हमने कोई एक त्रिभुज ले लिया जिसकी ये 3 है इकाई, इसकी लंबाई 4 है और इसकी लंबाई 5 है, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी इकाई। अब मैंने इस कोण का वो निकाला, ज्या निकाली, तो इस कोण की ज्या तो ये आई मेरी, कितनी आई इसकी ज्या आप निकाल के बताइए मुझे, साइन का कितना आएगा? 4/5 यानी कि 0.8। ठीक हो गया। अब इस 0.8 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इस कोण की वैल्यू? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक टेबल बनी हुई रहती है, साइन टेबल, जिसमें एक तरफ क और एक तरफ साइन क की वैल्यू दी रहती है। ये तो मूल कंसेप्ट है जो मैंने एक्सप्लेन करा था। होता यह है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 90 अंश तक के कोणों के लिए इनकी वैल्यू दी रहती है कि साइन 1 डिग्री का मतलब 1 ही होता है, साइन 2 का मतलब 1 पॉइंट कुछ होता है, साइन 45 का मतलब 1 होता है, साइन 90 का मतलब 0 होता है। इस तरह से इनकी सबकी वैल्यूज दी रहती है। अब इनकी जो व्यवहारिक उपयोगिता है वो ये है कि हमने तो ये 3, 4, 5 3 सेंटीमीटर के ट्राइंगल से ही हमने निकाल दिया कि सभी कोणों की क्या वैल्यू होगी। अब मुझे इस कमरे की ऊंचाई नापनी है। इतने बड़े ट्राइंगल को तो मैं नाप नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ से उस दीवार तक की दूरी तो नाप ही सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से उस दीवार तक की दूरी, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, माना कि यहाँ से उस दीवार तक की दूरी जो है वो 15 मीटर है। ये मैंने नापी और ये भी मैंने देखा यहीं से एक इंस्ट्रूमेंट लगा के छत का कि मेरा ये कोण कितना बन रहा है। ठीक है, छत तक का। उदाहरण के लिए अगर ये कोण मेरा 30 अंश का बन रहा है तो अब मैं छत की हाइट निकाल सकता हूं, क्योंकि साइन क की वैल्यू इस टेबल से मुझे पता है कि साइन क कितना होता है। साइन क की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। ये टेबल में दी हुई होती है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस में हूं तो इसलिए मुझे कुछ कुछ वैल्यूज याद है। अब मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि इस कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो जिस प्रकार से पाई एक अनुपात है सर्किल की, एक वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि का, इसी प्रकार से ये ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या जो हैं एक त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं के अनुपात हैं, जिनकी वैल्यूज हम एक छोटे ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और ये किसी भी स्तर पर लागू की जा सकती है। इनकी गणितीय उपयोगिताएं हैं और ये अनुपात नियत होते हैं। एक बार हमें पता चल गया साइन 45 1 बराबर 1 होता है, तो उसके बाद इन भुजाओं की माप कुछ भी हो, ये साइन 45 का मान 1 ही रहेगा। साइन ये माप 3 मीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 30,000 किलोमीटर हो, 3 करोड़ किलोमीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 45 बराबर 1 तो साइन 45 बराबर 1 ही रहेगा, ये अनुपात ही फिक्स है, इसलिए इनकी गणित में उपयोगिता होती है। आपको बात स्पष्ट हुई? तो मैं आता हूं, जैसे ये साइन जो है लंब और कर्ण का अनुपात है, ठीक इसी प्रकार कोज्या
कोज्या यानी कि जो कॉस है ये आधार आधार बटे कर्ण, बटे कर्ण, ये आधार और कर्ण का अनुपात होगा। इस त्रिभुज में ये कितना हो जाएगा? 3/5 यानी कि 0.6। ये कोज्या हो जाएगा। और जो स्पर्श ज्या होती है वो लंब और आधार का अनुपात होती है। तो ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या से हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। इनको टेबल में हम वर्गीकृत करके रखते हैं, एक टेबल बना करके रखते हैं। तो हम इससे फिर किसी भी त्रिभुज के जिसमें भी हम एक कोण को नाप सकें। हमारे लिए कोण नापना आसान है, दूरियां नापना बहुत मुश्किल है। छोटे त्रिभुज की तो बात अलग है, लेकिन अगर हम ये कहें कि यहां से 6000 किलोमीटर दूर पर हमें कुछ निकालना है, इन एकदम साधारणतम सूत्रों के माध्यम से हम पहाड़ों की ऊंचाइयां, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, कुतुब मीनार की या किसी ऊंची मीनार की ऊंचाई कितनी है और उससे कितनी दूर तक देखा जा सकता है, वो सब इन्हीं अनुपातों के आधार पर, इन्हीं अनुपातों को अलग अलग तरीके से यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। इन अनुपातों की एक बेसिक जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके आधार पर जो फिर जो क्लिष्ट गणित है वो ज़रूर अभी ना तो मैं समझा पाऊंगा आपको, ना इतने कम समय में वो आ सकती है। ठीक है, इन अनुपातों की एक व्यवस्थित, ठीक है, बारीक जानकारी है। जी हाँ, ठीक है स्वामी जी, आपका नंबर बात में आ रहा है। हाँ जी, दोपहर के समय आपने 4 जो है समय को मापने के साधन बताए थे जो गणना के आधार पर हैं। सौर गणना, चांद्र गणना, नक्षत्र गणना और सावन या साइन मेरी। हाँ जी, नहीं वो दी नहीं, उनका कोई छात्र ले गया था। जी बोले हाँ जी। इन 4 गणनाओं में ठीक ठीक गणना कौन सी है जिससे हम ठीक प्रकार से हम अपना दैनिक व्यवहार सिद्ध कर सकें? चारों गणनाओं का ही प्रयोग होता है अथवा इनमें से किसी विशेष गणना का प्रयोग होता है? इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। हमने आपको चांद्रमास, नक्षत्र मास, सौर मास, देखिए ये सभी गणनाएं अपने अपने ढंग में सही हैं, लेकिन जो ऋतु आधारित पंचांग का आधार है, ऋतु आधारित, हम आपसे पहले दिन ही ये बात स्पष्ट किए हैं कि पहले वक्तव्य में ये बात स्पष्ट है कि हमको ऋतुओं के साथ चलना है। वैदिक पंचांग ऋतु आधारित पंचांग है, क्योंकि जो सबसे पहला मंत्र पंचांग से जुड़ा हुआ वेद में आया है वो है यजुर्वेद 13वें अध्याय का 25वां मंत्र, और उसमें कहा गया है मधुश्च माधवस्य वसंतिका ऋतु। इसी तरह से मधु मास, माधव मास बसंत ऋतु, शुक्र शुचि ग्रीष्म ऋतु, नभस नभस्या वर्षा ऋतु। तो ये सारी ऋतुओं को स्पष्ट किया गया है। इन ऋतुओं के साथ जो चलने के लिए गणना है वो सौर गणना है। इसलिए पंचांग जो है वो सौर गणना प्रधान है। आप जितना सौर गणना को मेंटेन करके रहेंगे उतने ही आप ऋतुओं के साथ चलते रहेंगे, और जहां इससे थोड़ा हट जाएंगे, यही कारण है कि आज आपके जो त्योहार व्रत पर्व हैं ये 24 दिन की गलती से मन रहे हैं। जिस दिन आप शिवरात्रि मनाते हैं उस दिन शिवरात्रि होती नहीं, बल्कि उससे 24 दिन पहले हो चुकी होती है। जिस दिन आप दीपावली मनाते हैं उस दिन दीपावली होती नहीं, क्योंकि आपकी दीपावली 24 दिन पहले हो चुकी होती है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके जो वर्तमान पंचांग हैं ये ऋतु आधारित पंचांग नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आगे स्वामी साथ अभी तो ये चांद्र गणना और नक्षत्र गणना है, इनका प्रयोग
हमारे जो है व्यवहार में नहीं होता, मतलब जो व्यवहार में होता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, और ये सभी लोगों को ठीक से जान लेना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़े से देर के लिए इधर उधर ले जा रहा हूं। एक होता है मुस्लिम पंचांग। मुस्लिम पंचांग क्या है? वो चंद्रमा की ही पर ऊपर चलता है, उसे कोई सौर से कोई मतलब नहीं है। अब वो चंद्र पंचांग के कारण उनका क्या है कि उनके त्योहार, जो ईद है, कभी गर्मी में आ रही है, कभी सर्दी में आ रही है, वो घूमती जा रही है पूरे वर्ष भर में। एक अंग्रेजी कैलेंडर है, वो केवल एक सेमी सौर बेसिक है, वो सौर पे ही चल रहा है, उसे चंद्रमा से कोई वो नहीं है, चंद्रमा से कोई तात्पर्य नहीं है। भारतीय पारसी कैलेंडर हैं और भी बहुत सारे कैलेंडर हैं, उन सब कैलेंडर्स की अपनी अपनी एक विधा है, पर वो विधा उतनी पूर्ण नहीं है जितनी पूर्ण की हमारी ये भारतीय विधा है। भारतीय विधा की क्या खास बात है कि हम चांद्र और सौर इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म अगर जन्माष्टमी अगर आपका जन्म अगर भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ है, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी जब आपका जन्म हुआ होगा, जो सूर्य और चंद्र की पोजीशन उस दिन रही थी, वो ही पोजीशन अगली भाद्र कृष्ण अष्टमी पे सूर्य और चंद्र इन दोनों की होगी। इसीलिए हमारे जो जन्म तिथियां हैं, जो शुद्ध भारतीय तौर की जन्म तिथियां हैं, वो चांद्र तिथियों में मनाई जाती हैं। पर चांद्र तिथि भी अगर सौर संक्रांतियों से ठीक जुड़ी हुई नहीं होगी, तो वो भी कहीं और होगी और सौर कहीं और होगा। तो उसके लिए हमारे यहां पहला जो है, पहला सिद्धांत, बड़े गौर से सुने इस बात को आप, हमारे यहां संक्रांतियों को मेंटेन किया गया है 4 सिद्धांतों से। और पुराने जो पंचांग हैं उनका फेलियर इसी बात में है। जो वर्तमान पंचांग चल रहे हैं वो इसीलिए असफल हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को, क्योंकि वो उन 4 सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं। ये 4 सिद्धांत वो हमारे डॉक्टर दीपक साहब बैठे हैं, उनके पास में जो लगा हुआ है, इस पर आप कल गौर करिएगा और कल और भी चर्चा करेंगे इस पर। आपसे खास तौर पर निवेदन करूंगा, ये बहुत बड़ा भारतीय पंचांग का प्राण तत्व है ये। अब इसमें क्या है कि आपको 4 संक्रांतियां होती हैं। एक संक्रांति कही जाती है बसंत संपात की, जिस दिन दिन रात बराबर होता है, उस दिन बैसाखी होती है। ये होता है 21 मार्च को, आप मनाते हैं 14 अप्रैल को, बिल्कुल गलत। अब 14 अप्रैल के सौर महीने से अगर आपका चंद्रमास जुड़ेगा, तो न आपका सौर मास सही और न आपका चंद्रमास सही। दूसरा प्रमाण है बसंत संपात के बाद, दूसरा है दक्षिणायन संक्रांति, जो अभी 21 जून को हुई है, जिस दिन कर्क संक्रांति होती है, वर्षा ऋतु शुरू होती है। जिस दिन वर्षा ऋतु शुरू हुई उसी दिन श्रावण का महीना शुरू होना चाहिए। अगर श्रावण महीना आपका शुरू होता है 14 जुलाई को और दक्षिणायन आपका शुरू होता है 21 जून को, तो न आपका वो पंचांग सही और न आपकी वो गणना सही, क्योंकि तब आपका जो चंद्रमास होगा, श्रावण मास होगा आपका चंद्रमा का, वो आपका उस महीने से जुड़ा होगा जो महीना 14 जुलाई को संक्रांति दिखा रहा होगा। तो न वो सौर सही होगा और न वो चांद्र सही होगा। ये बड़ी भारी समस्या है और इसी का समाधान किया है मोहन कृति आर्ष तिथि पत्रक ने। इसकी खास बात यह है कि इसकी 4 संक्रांतियां बिल्कुल उस पर जितने पॉइंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट इस पे मिलते हैं और उन पे ये संक्रांतियां तय होती हैं और उन संक्रांतियों पे संबंधित चांद्रमास तय होता है। और अगर नहीं होगा तो ये गलत, क्योंकि आपके वर्तमान में चांद्रमास सौर संक्रांतियों से फिसल गए हैं, इसलिए भले ही आप सौर मास और चंद्रमास दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो आपको यथार्थ मास की गणना नहीं दे रहे। जी, ये सावन जो बोल रहे हैं ये क्या है? सावन जो लिखा हुआ है पहले, ये सावन जो लिखा हुआ है, जो सावन है ना, इसका मतलब है सिविल कैलेंडर। समस्या क्या है? ये सावन श्रावण नहीं है। श्रावण तो नहीं है। नहीं, ये श्रावण नहीं है।
ये सावन है, इसका मतलब है सिविल कैलेंडर। ऐसा कैलेंडर सावन, मैंने मतलब इस पर आपको बताया था कि जहां आप सूर्योदय से सूर्योदय की बात करते हैं, उसको एक नाम दिया गया है, ये सावन। अच्छा, वो सावन दिन है। जब दिन को आप सूर्योदय से शुरू करते हैं और अगले सूर्योदय पे पूरा हुआ मानते हैं, तो ये सावन विधि कहलाती है। बस, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी। प्रातःकाल जो आप ये कैलेंडर में बता रहे थे दिनांक, तो प्रत्येक दिनांक के ऊपर ये कर्क, सिंह, कन्या ऐसे 12 राशियां लिखी है। तो क्या प्रत्येक दिन ये राशियां, हर दिन ये राशियां होती है? क्या करें? हर तारीख में? हाँ, देखिए, बहुत सुंदर। देखिए, लग्न जो हैं ये दिन मान का और रात्रि मान का हिस्सा हैं। दिन मान का और रात्रि मान के हिस्से हैं ये। तो 12 लग्न 12 राशियों में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेन बात है वो ये है कि जो क्रांति वृत्त है ये 12 भागों में बंटा हुआ है, और ये जो पृथ्वी की गति है, दैनिक गति या वार्षिक गति, ये सब क्रांति वृत्त से जुड़ी हुई है। तो क्रांति वृत्त जो वर्ष में पूरा हो रहा है सूर्य के द्वारा, वो तो सौर मास, वो भी तो देख लीजिए ना आप। मेषार्क, वृषभार्क, मिथुनार्क, एक महीने तक एक अर्क बना हुआ है। और वही क्रांति वृत्त जो दैनिक गति में के संदर्भ में लिया जाएगा तो वो लग्न कहलाते हैं। मेष लग्न, वृषभ लग्न, 0 से 30 अंश का मेष लग्न, 30 से 60 अंश का वृषभ लग्न। क्रांति पथ का जो हिस्सा सीधे पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रहा है, ये उदय लग्न कहलाता है। क्रांति वृत्त का जो हिस्सा उदय पूर्व में उदय हो रहा है, वो उदय लग्न हुआ। इसीलिए एक बात और भी कही थी आपको हमने दिन में कि सूर्योदय के समय सूर्य का उदय, स्पष्टीकरण, भोगांश, सूर्य का भोगांश, भोगांश तो सुबह आपको स्पष्ट किया ना, ज्योतिक में जहां सूर्य है उसको, सूर्य की स्थिति को, उस स्थिति को भोगांश कहते हैं। भोगा गया अंश, सीधी सी बात है, सूर्य के द्वारा भोगा गया अंश। तो वो भोगांश जो सूर्योदय के समय पे होगा, वो और लग्न, इन दोनों का मान एक ही होता है। धीरे धीरे सूर्य चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा कि कर्क लग्न था, कर्क लग्न ऊपर आता चला गया, उदय में सिंह लग्न आ गया, फिर कन्या लग्न आ गया, फिर वृश्चिक, जब हमने दूसरी कुंडली बनाई दूसरे सत्र में तो वृश्चिक लग्न दिखा था वहां, तो सूर्य यहां आ गया। लग्न कर्क में ही है, सूर्य कर्कार्क ही है, पूरे महीने सूर्य कर्कार्क रहेगा। वो कर्कार्क की स्थिति कहां जा रही है, शाम को वो अस्तांचल पे आ जाएगा। अस्त के समय में सूर्य यहां होगा पश्चिम में, तो पश्चिम में कर्क लग्न आ गया। तो पूरब में कर्क से छठा लग्न जो है वो आ जाएगा, वृषभ लग्न, वृश्चिक छठा लग्न हो गया आपका। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु लग्न आ जाएगा। फिर वो जो अब रात हो रही है, अब रात हो रही है तो ये जो सूर्य है ये पाताल की तरफ चला जा रहा है, हमसे नीचे चला जा रहा है। सूर्य तो 24 घंटे विद्यमान रहता है, सूर्य न उदय होता है और न अस्त होता है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है। जब सूर्य अदृश्य है, तब बताया था ना दिन में कि दिन किसे कहते हैं, सूर्य की दृश्यता दिन है, सूर्य की अदृश्यता जो है अदिन है, यानी रात्रि है। तो सूर्य खिसकते खिसकते जब नीचे चला जाएगा तो ये पाताल में ठीक 7वें घर में चला जाएगा। ये अर्धरात्रि का समय होगा उस समय। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि जब एक को पार करने में उसको 30 दिन लगते हैं, तो बाकी कैसे आएंगे उसके पास, ये समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ, आपकी बात बहुत ठीक है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको ये बहुत जरूरी समझाना है कि एक राशि में उसको 30 दिन लगे, ये सूर्य की दैनिक गति है। एक दिन में वो एक अंश चल रहा है। वार्षिक गति को अलग लेना है और दैनिक गति को अलग लेना है। आप दैनिक गति को जोड़ करके सूर्य को समझना चाह रहे हैं, ये अभी आपको स्पष्ट करते हैं एक इसका पथ बना करके। ये पृथ्वी है और ये क्षितिज है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ये क्लियर है आपको?
सूर्योदय के समय सूर्य आजकल कर्क राशि में है, सूर्योदय यहां पर हुआ और यहां कर्क राशि है, ठीक है। अब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, तो सभी चीजें पूरब से पश्चिम को तरफ चलती हुई दिखाई देती हैं। अभी पृथ्वी इस दिशा में है, 2 घंटे बाद पृथ्वी ऐसी हो गई, पृथ्वी ऐसी घूम गई, तो पृथ्वी अब ये पूरब, ये किधर को चला गया, यहां कर्क था, यहां मिथुन, यहां वृषभ, है ना। अब पृथ्वी ऐसे घूम गई ना 4 घंटे बाद, तो ये क्षितिज का पूर्वी कहां चला गया, वृषभ की तरफ चला गया। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, सूर्य अपनी जगह पर ही है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि सूर्य नहीं चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है। सूर्य की एक दैनिक गति भी है, सूर्य यहां से 1 अंश चलेगा 1 दिन में, लेकिन पृथ्वी तो 24 घंटे में पूरा ब्रह्मांड, पूरा चक्कर घूम जाएगी। 12 राशियां पृथ्वी तो 24 घंटे में ही घूम जाएगी। तो 2 घंटे बाद पृथ्वी इस क्षितिज इस तरफ होगी, फिर 2 घंटे बाद पृथ्वी और घूम गई, अब पृथ्वी घूम करके ऐसी हो गई, अब पूरब इधर को हो गया, फिर पृथ्वी घूमेगी इधर को हो जाएगी। जब पृथ्वी घूम करके इधर को आएगी, सूर्य वहीं है। अब सूर्य क्या हो गया, पूरब तो यहां हो गया, पश्चिम वहां चला गया, सूर्य अस्त स्थान पर चला गया। जब पृथ्वी यहां पहुंचेगी तब सूर्य क्या होगा, वहीं पर ही होगा। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। तो जब हम इसी चीज को देखते हैं पृथ्वी को स्थिर मानते हुए के टर्म्स में, उस संदर्भ में, अच्छा ये चीज आपको क्लियर हो रही है ना कि पृथ्वी जब ऐसी है, पूर्व की तरफ सूर्य है, फिर पृथ्वी 2 घंटे बाद ऐसे घूम गई पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसका पूर्व जो है, तो ये पूर्व लगातार धीरे 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 ऐसे घूमता चला जाएगा। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाएगा जब यही पूर्व दिशा घूमते घूमते वापस यहां पर आ जाएगी। तो पृथ्वी इस तरह से एक दिन में 12 राशियां घूम जाती है, और इन्हीं को हम लग्न कहते हैं। एक में क्रांति वृत्त घूम रहा है और एक में सूर्य क्रांति वृत्त पर घूम रहा है। सूर्य यहीं पर है, पृथ्वी 12 राशियां घूम गई। एक कुंडली बनाओ जरा, एक कुंडली बनाओ। ये पृथ्वी जो है 12 राशियां घूम गई, सूर्य अभी यहीं पर है। जब पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो सूर्य जो इसके 93 अंश पर था, एक चक्कर लगते लगते पृथ्वी, सूर्य भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ये कर्क के 94 अंश पर आ जाएगा, फिर ये 95 अंश पर आएगा जब पृथ्वी एक और चक्कर लगा ली। ऐसे करते करते जब पृथ्वी 365 चक्कर लगा लेगी, तब सूर्य घूमते 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 वो वापस वहीं पर आ जाएगा कर्क में, तब 1 वर्ष पूरा हो। ये पृथ्वी की वार्षिक गति और दैनिक गति के भेद से है। लग्न पृथ्वी की दैनिक गति से है, और सूर्य 1 अंश 1 दिन में चलता है, चंद्रमा 1 दिन में 14 अंश चलता है, उसका वार्षिक ढंग ये उनकी वार्षिक गतियों पर आधारित है। जरा एक कुंडली बनाओ। एक बात और जरा जरूरी है, कुंडली बना के लग्न में, कोई भी लग्न रख के लग्न में सूर्य रख दो। देखिए, मैं आपको सुबह भी दिन दूसरे सत्र में बात हुई है कि कुंडली जो है ना, ये आसमान का एक नक्शा है, और ये बिल्कुल सत्य है। वो जो बता रहा है आपको सही बता रहा है। वो कहां सूर्य है, कहां चंद्रमा है, ये कुंडली बन गई। अब यहां पर देखिए, ये जरा इनको, इन भावों पे 1 2 3 अंक लिख दो पहले, सबसे पहले 1 2 3। हाँ, ये राशियां नहीं है, 2 बातें आपको समझाने के लिए ये लिखा है। और अब इसमें 4 का अंक भी लिख दो, 1 के अंक में, और वहां सूर्य लिख दो। बहुत गौर से आप इसे समझने का कष्ट करें। ये जो कुंडली बनती है, इसमें 12 खाने होते हैं। जहां 1 लिखा है, वो वाला खाना हमेशा 1 ही होता है। जहां 1 लिखा है वो हमेशा 1, जहां 2 लिखा वो हमेशा दूसरा ही खाना रहेगा, जहां 3 लिखा, इस तरह से जो क्रम है उनका, वो ये भाव संख्या है। कुंडली में 2 चीजें बताई जा रहे हैं, 3 चीजें। पहला कि वो कौन सा भाव है, तो यहां सूर्य लिखा है 4 के अंक में 1 खाने में, तो 1 खाना पहला भाव है, उसमें सूर्य दिखाया है, उसमें 4 का अंक दिखाया है। ये बताता है कि ये जो पहला भाव है, ये सुबेरे के समय का है, सुबह का है बिल्कुल, उस समय सूर्य लग्न में है, और लग्न ये श्रावण के महीने का है। इतनी बातें बता रहा है ये कुंडली बता रही है कि श्रावण महीने की है, सूर्योदय के समय की है, सूर्य जो है कर्क में है, और सूर्य पहले भाव में।
अगर इस सूर्य को इसी कर्क राशि में आप यहां 7वें में रख देंगे, यही कर्क के अंक में, और यहां 7वें में रख देंगे, तो अब ये फट से बता दे, क्या बता रहा है कि ये श्रावण के महीने की शाम की कुंडली है, क्योंकि कर्क में सूर्य है, श्रावण महीना, लग्न 7वें घर में आ गया, सूर्यास्त का समय। मैं थोड़ा सा कुतूहल हो जाएगा, चलिए, बहुत अच्छी एक बात है कि एक पंडित जी से हमारी इसी बात पे बहुत बड़ी वो हुई, और उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया कि इस बात को कि हम लोगों को कहाँ मिसगाइड कर रहे हैं। वो एक कुंडली बनाए हुए थे, और वो कुंडली वाले का जन्म सुबेरे का हुआ था, और उस कुंडली में सूर्य 7वें घर में आ गया था। तब मैं ज्योतिष का काम करता था, वो परिवार मेरे पास आया, तो पत्री जैसे मेरे पास आए तो मेरे मुख से निकल गया कि इस बच्चे का जन्म शाम का हो रखा है। बोले नहीं नहीं नहीं, शाम का तो नहीं हो रखा है, ये तो सुबेरे का है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये गारंटी है, सूर्य 7वें घर में है, ये गारंटी है ये शाम का जन्म है, क्योंकि ये लग्न सूर्य वाला किसी और घर में हो ही नहीं सकता। अगर ये यहां 10वें घर में होगा तो ये मध्य दोपहरी का जन्म है, ये मध्य दोपहरी का जन्म है, अगर कर्क वहां हो जाएगा तो। अब ये श्रावण के महीने का जन्म है, दोपहरी का जन्म है, और सूर्य कर्क में है, ये कर्क श्रावण महीना, और सूर्य 10वें घर में है, मध्याह्न में है, बिल्कुल दोपहरी तपती धूप का है। यही सूर्य जब आपका वहां 4थे घर में चला जाएगा तो ये आधी रात का जन्म है। आप सूर्य की पोजीशन को देख करके, पूरी कुंडली की तो बात ही छोड़िए, पूरी कुंडली पे तो हम आपको बहुत सारी बातें बता देंगे, लेकिन केवल आप एक सूर्य की पोजीशन को देख करके आप बता सकते हैं किस महीने का जन्म है, किस समय का जन्म है, रात का है कि दोपहर का है, आधी रात का है कि किस टाइम का है, और दो चार बातें और हैं, आप समय भी बता देंगे। और यही तो चीजें हैं जो भोले जो लोगों को लुभाती हैं। वो पंडित जी के पास गए, उन्हें कुंडली रखी और उन्हें बोला अच्छा तो तेरा बेटा सुबह 4 बजे का जन्म है। अरे पंडित जी को पता हो गया, कमाल के पंडित जी हैं, इन्होंने बता दिया कुंडली को देखते ही ये तो सुबह 4 बजे का जन्म है। अब तो बल्ले बल्ले हो गई पंडित जी की, महाराज बस बता दो इस लड़के ने 5वीं में पास होना है कि नहीं होना। अब वो यहां आ गए, अब बात कहां से कहां चली गई। ठीक, अगला प्रश्न। ठीक है बेटा, जी हाँ बोलें। ओम। ओम। विभू जी ने बताया था अपने उद्बोधन में कि महाभारत युद्ध हुए 1000 BC पहले हुआ, माने क्राइस्ट से 1000 साल पहले। परंतु जो हम संकल्प पाठ करते हैं उसमें अष्टाविंशतितमे कलियुगे ऐसा बोलते हैं, और उस कलियुग को हुए संकल्प पाठ के अनुसार 5114 वर्ष आज हो रहे, यानी कि हम BC से जोड़ेंगे तो 3114 3114 वर्ष हो रहा। तो जी आपकी ज्योतिष गणना फिर यहाँ तो असफल शुद्ध हो रही, ऐसा लगता है जी। नहीं, और यदि शुद्ध हो रही तो कैसे 1000 BC आप मान रहे हैं, किस आधार पर? देखिए विभू जी ने आपको ये नहीं इसमें एक, चलिए वही बता देंगे। विभू जी ने आपको ये नहीं बताया कि महाभारत काल को एग्जैक्ट इतने साल हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि नक्षत्रों की स्थिति से हम काल गणनाएं कर सकते हैं। अगर कहीं किसी ने यह लिख दिया, किसी ग्रंथ में यह लिखा हो कि मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं इस समय श्रवण नक्षत्र में मकर संक्रांति हो रही है, तो इतनी बात से हम ये जान सकते हैं कि ये जो लिखा गया ग्रंथ ये कौन से समय में लिखा गया होगा। एक नक्षत्र को पूरा करने में 71 वर्ष, एक अंश दूरी चलने में 71 वर्ष पूरे होते हैं। 71 वर्ष पूरे होते हैं एक अंश की डिस्टेंस को कवर करने में। तो उन्होंने वो विभू ने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बताया आपको उदाहरण बताया कि वेदांग ज्योतिष में लगत ने लिखा है कि धनिष्ठा में संक्रांति हो रही है। तो अब उनका ये हुआ कि धनिष्ठा को कैलकुलेट करके आप लगा सकते हैं कि ये 3500 साल पहले की बात है। ये आशय था उनका। हम आपको महाभारत काल की बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको ज्योतिष पढ़ा रहे हैं इस समय। और अगर आप चाहेंगे कि महाभारत को गणित की दृष्टि से लिया जाए तो उसकी विधि अलग है, उस पर और बात हो सकती है। ठीक, मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर आपको ये बता रहा हूं। ये उदाहरण था ये कि आपको कहीं भी अगर जिक्र लिखा हो, कोई भी अगर कहीं किसी किताब में लिखा है कि आज मेरे, मान लीजिए कोई कविता है और उस कवि ने लिखा है कि आज सवेरे उठा हूं
क्या सुंदर मृगशिर नक्षत्र में मकर संक्रांति हो रही है, मान लीजिए ये लिखा है। अब हम ज्योतिषी बैठे कि ये कभी कब पैदा हुआ होगा, तो हम गणित कर सकते हैं कि ये कितने साल पहले हुआ होगा, ये जब ये मृगशिर में मकर संक्रांति घटित हुई होगी। ये एक उदाहरण है और काल गणना का उदाहरण है। ये जो वेदों में पहला नक्षत्र क्या है, किसी को पता है? कोई बात नहीं। हाँ, कृत्तिका है पहला नक्षत्र। यानी वैदिक काल जब जब जिस समय उन्होंने ये गणना शुरू करी होगी तो उस समय कृत्तिका था संपात बिंदु पे, और आज है पूर्वा भाद्रपद। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि वैदिक काल में और आज में जो अंतर है वो कृत्तिका से पूर्वा भाद्रपद की गणना और प्लस तो फिर कितना भी हो सकता है, क्योंकि एक चक्र 2600 साल में पूरा होता है, 26,000 साल में। अब ये एक चक्र पहले था या 2 चक्र पहले था या 3 चक्र पहले था, ये फिर उसमें प्लस है। तो ये काल गणना का माध्यम है। आशा है आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है। और एक और प्रश्न था, अभी पूछ सकते हैं? किसका? आप बोलिए। जो लग्न के निर्धारण में आपने ये बताया था कि ख मध्य, यानी कि हमारे सिर के ऊपर जो आकाश में जो बिंदु है, तो हम भी तो मोबाइल हैं पृथ्वी के साथ 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार जो दैनिक गति है, प्रति सेकंड नहीं प्रति घंटा। तो इसमें ख मध्य स्टैटिक हम कैसे मानेंगे, स्थिर कैसे मानेंगे, और उसके वो स्थान विशेष पे निर्भर करेगा? जैसे हम यहाँ, मेरा ख मध्य दूसरा है, दिल्ली का ख मध्य दूसरा है, तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? खमध्य निश्चित रूप से व्यक्तिगत चीज है और हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन गणितीय रूप से खमध्य इतनी दूर स्थित है कि आपका खमध्य और मेरा खमध्य कोई अलग अलग नहीं है। खमध्य का मतलब होता है ये एक वृत्त है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और इसमें जो ठीक मेरे सिर के ऊपर बिंदु है एक काल्पनिक बिंदु है, खमध्य है। जब पृथ्वी घूमती है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पृथ्वी है, अभी इस दिशा में है, 2 घंटे बाद पृथ्वी घूमते घूमते इस दिशा में आ जाएगी, ये पूर्व यहां आ जाएगा, तो इसका खमध्य भी यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये खमध्य भी बदलता रहता है। जैसे हम लग्न, ये परिवर्तन हो रहा है ना, ज्योतिष की भाषा में इस खमध्य को कहते हैं दशम लग्न। जैसे ये लग्न है, हर 2-2 घंटे बाद ये लग्न पीछे को खिसकता रहता है, ऐसे ही जो ये खमध्य है इसकी ज्योतिषीय नाम है दशम लग्न। 10th हाउस, जिसको हमने कुंडली में जो 10वें घर में यहां बनाया है, मिड क्वाइली कहते हैं अंग्रेजी। ये जो 10वें घर में जो लग्न होता है उसे तो हम यहां लिखते हैं प्रथम भाव में, प्रथम घर में। जो ये 10वें घर में जो संख्या लिखी जाती है ये दशम लग्न कहलाता है। यही खमध्य होता है। जैसे लग्न हर 2 घंटे बाद बदल जाता है, ऐसे ही खमध्य भी हर 2 घंटे बाद बदल जाता है। अगर हम इस वृत्त को स्थिर कर दें, यानी इस वृत्त को सपोज हमने भूमध्य रेखा मान दिया, तो इसका खमध्य फिक्स हो जाएगा। भूमध्य रेखा जैसे सिर्फ एक ही होती है, भूमध्य रेखा पर खमध्य उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये भी एक ही होते हैं। लेकिन क्षितिज पर जब हम गणित कुंडली के हिसाब से अपने स्थानिक बात कर रहे हैं, तब खमध्य लग्न की तरह से हर 2-2 घंटे बाद ऐसे ही 12 राशियों में घूमता है। जिस समय यहां कर्क लग्न था, जिस कुंडली में यहां कर्क लग्न था, उस समय यहां खमध्य में कोई राशि रही होगी। जब यह कर्क लग्न ऊपर आ जाएगा तो यह भी आगे खिसक जाएगा। धीरे धीरे यह कर्क ही खमध्य में पहुंच जाएगा। दोपहर के समय जब सूर्य यहां पर होगा तो कर्क जो दशम लग्न है वो कर्क हो जाएगा। जैसे सूर्योदय के समय लग्न कर्क था, दोपहर के समय दशम लग्न कर्क हो जाएगा, जो खमध्य कहलाता है। ऐसे खमध्य भी परिवर्तित होता है लग्न की तरह से, यह हमेशा स्थिर नहीं होता। ठीक। और किसी को कुछ? जी पूछिए। जी, जो पूछिए स्वामी जी। पंचांग में जो आपने प्रातःकाल बताया था, बाएं तरफ पृष्ठ में जो लिखा है, बाएं तरफ पृष्ठ में जो लिखा है उसमें भोगांश तो आपने बता दिया, उसके नीचे और 2 आंकड़े लिखे हुए हैं। हाँ, ये विषय अभी हमने इस पर चर्चा ही नहीं करी है आपसे, कुछ भी नहीं। अभी इस पर आप कुछ बात न करिए, क्यों? समझा देंगे। ये जो भोगांश है ये तो जानना, चूंकि बहुत ही पारिभाषिक रूप से लगातार प्रारंभिक है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो और बातें हैं ये अभी आपके
उसमें नहीं है। अभी हमने आपको पढ़ाया भी नहीं, समझाया भी नहीं, इस बारे में समझाएंगे, लेकिन बात का विषय है, ये बात का विषय, ये आ जाएगा आपको ये सत्र के, मतलब इन चारों सत्रों के समाप्त होते भोगांश होते तो बहुत तक शुरुआत है, वो जानना बहुत जरूरी है। आपको भोगांश, शर, विश्वांश, क्रांति, बिंबमान और दूरी, ये जो 6 आंकड़े प्रत्येक ग्रह ये के 4 बारे दिन में, के अंदर हम आपको ये सब समझाने वाले हैं। ये आपको 6 के 6 समझ में आ जाए। समझिए, आप जितना समझ सकते हो, आपको सब समझाने वाले हैं। जी, सुबह आपने बताया था कि पृथ्वी और सूर्य का संबंध, जैसे आजकल बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे 2500-3000 हजार वर्ष पहले इस सिद्धांत को कोई नहीं जानता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वेदों में इस सिद्धांत का वर्णन है, अयम गौ प्रश्निराक्रमीद। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसा कुछ बताया। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझ गया हूं आपकी बात को, और उस पर मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, आप सब लोग, आपका छाती गौरव से फूली हुई होनी चाहिए कि ये सब विश्व की समस्याएं रही होंगी, हमारी समस्या नहीं रही है। हमारे यहां ऋग्वेद के पहले मंडल के 25वें सूक्त का 8वां मंत्र है, 1:25-8। एक 25:8 है, और इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि सौर 12 महीनों में 13 जब महीने चंद्रमा के आ जाते हैं तो उस महीने को मलमास या अधिक मास कहते हैं। और वेद कह रहा है कि जो गणितज्ञ ज्योतिष का जानने वाला होगा, वो इन मलमासों की बात को बहुत अच्छे से जानता है। ये आपको पहले 1:25-8 का मंत्र है, और मैं आपको थोड़ा सा सोच रहा था, धृतवर्तो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते, हाँ ये है 1:25-8, नोट कर लीजिए आप। किसी भारतीय को इस पर कतई कोई शक नहीं रहना चाहिए। ये बात मैंने अपने रोजड़ के वक्तव्य में कही थी। सबसे पुराना ग्रंथ, देखिए हम तो मानते हैं कि वेद जो है सृष्टि के साथ, महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद और सृष्टि उत्पत्ति एक ही बात है, दो बातें नहीं है। पिछले दिनों एक विद्वान ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि सृष्टि उत्पत्ति अलग है और वेद उत्पत्ति अलग है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है। आप सत्यार्थ प्रकाश देख लीजिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका देख लीजिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिस तरह से श्वास के साथ, ये ब्रह्मा के श्वास के साथ वेद साथ में ये अलग से पैदा नहीं है। हाँ, मनुष्य को कब मिले हैं वो एक अलग बात है, वो तो आगे जाके जब मनुष्य होगा तब वो ज्ञान मनुष्य में अवतरित होगा, वो एक अलग बात है, उसका वेदोत्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पुराने हम तो ये मानते हैं, लेकिन विश्व के और लोग भी ये मानते हैं कि वेद विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये तो सब मानते हैं, इस पे किसी को शक नहीं है। और ये भी मानते हैं कि ऋग्वेद संसार का पहला ग्रंथ है। अब इतनी बात तो मानते हो ना, हमारे लिए इतना भी बहुत है। वेद के पहले वेद के पहले मंडल के 25वें सूक्त का 8वां मंत्र है, और इस मंत्र में कहा है वेदमासो धृतवर्तो द्वादश प्रजावता। जो धृतवर्त हैं वो प्रजावत, इन उत्पत्ति के आधार जो ये महीने हैं, इन द्वादशों को जानते हैं, और उनमें से एक 13वां भी उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब आया बात कमाल की, वो ये है कि कोई आदमी अगर सूर्य और चंद्र के संबंधों को नहीं जानेगा, सूर्य और चंद्र की अपेक्षित गतियों को नहीं जानेगा, सूर्य के वृत्ताकार पथ के बारे में कुछ भी नहीं जानेगा, तो कैसे निकालेगा वो मलमास? भाई, जो ये मलमास है ये तो सूर्य की और उसकी भ्रमणों का ही तो अंतर है।
जितने सौर चक्र एक महायुग में होते हैं और जितने चांद्र चक्र एक महायुग में होते हैं, इनका अंतर जो है वो अधिमास कहलाता है। ये गणित किसकी है? ये गणित सूर्य सिद्धांत की है। निष्कर्ष क्या निकला कि लोगों को भ्रम होगा कि सूर्य घूमता था, कि पृथ्वी घूमती थी, सूर्य गोल है कि पृथ्वी गोल है, ये सब उनकी समझ। हमारे यहां ये समस्या बिल्कुल नहीं है। इसमें सूर्य सिद्धांत बहुत स्पष्ट है और सूर्य सिद्धांत ने मल मासों की जहां गणना दी है बाकायदा, मैं आ रहा हूं कल का पाठ में वो भी है, कल आपको मलमास पर हम बताएंगे, तो उसमें विधि दी हुई है कि कैसे कैसे और कितने मलमास होते हैं, ये एक युग में कितने मलमास होते हैं। तो ये समस्या हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या बिल्कुल क्लियर है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है और उसकी भी गतियों का पूरा हिसाब है, चंद्रमा की गतियों का पूरा हिसाब है, कितने महीनों में कितने महीने मलमास के होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब का हमारे पास हिसाब है। ठीक है, धन्यवाद जी। बोलें। अपने 28 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्र चुन करके 12 महीनों के नाम रखे गए हैं। जो वो महीना अमुक महीना आता है, जैसे श्रवण नक्षत्र में श्रावण है, तो उस महीने में उस नक्षत्र की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि वो 27 से 28 नक्षत्र में जो घूमता है उसमें वो नक्षत्र उस महीने में क्या प्रतीक बनता है या किस तरह से आता है? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप विषय को ठीक से समझे नहीं हैं। आप जो पूछना चाह रहे हैं, दरअसल पूछना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आप विषय को समझे नहीं हैं, इस वजह से उसको ठीक से पूछ नहीं पा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, हमने तो कहा सौर मासों के बारे में कि कर्क लग्न में श्रवण मास लगेगा, और आप बात कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र की। ये नक्षत्रों से जो जुड़े महीने हैं ये चांद्र मास हैं, ये सौर मास नहीं है। हाँ, मैं चांद्र मास ये, हाँ, तो जो मैं समझ रहा हूं, मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूं। आप चाहें अगर ये बात नहीं कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो वो बताएं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था चांद्रमास के अंदर, जरा थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, चांद्रमास जो बनते हैं, महीने बनते हैं, वो 28 नक्षत्रों के आधार पर उनके नाम रखे गए 12 नक्षत्रों के। 12 नक्षत्र चुन करके 12 महीनों के नाम चांद्रमास में। यही तो आप बीच में कुछ और बोल जा रहे हैं ना, तो बात कंफ्यूज हो जा रही है। 12 नक्षत्र वाली बात नहीं है, आगे बोलें। हाँ, तो जो महीना आता है उस जब शुरू होता है और समाप्त होता है, तो वो नक्षत्र में घूमता हुआ जाता है, तो अमुक नक्षत्र जिससे उसको महीने का नाम रखा गया है वो कहाँ आता है, उसकी क्या स्थिति बनती है? हाँ, देखिए और इसको समझ लीजिए कि जो नक्षत्र स्थिति है महीनों की, ये चांद्र मासों के संदर्भ की है, सौर मासों के संदर्भ की नहीं है। सौर मासों की स्थिति जो है वो राशियों से जुड़ी हुई है। मेषार्क बैसाख का महीना, पूरे बैसाख में मेष में रहेगा सूर्य। वृषार्क जेठ का महीना, मिथुनार्क आषाढ़ का महीना, कर्कार्क सावन का महीना, सिंगार्क भादो का महीना। इस तरह से पूरा मीनार्क चैत तक चलता रहेगा। जब आप मीनार्क, वृषभार्क और अर्क को राशि के साथ बोल रहे हैं तो आप सौर मास की बात कर रहे हैं, और जब आप नक्षत्र से मास की बात कर रहे हैं तो आप चांद्र मास की बात कर रहे हैं। इस चांद्र मास पर हमने, नक्षत्र आधारित चंद्र मास पर अभी आपसे कोई बात की ही नहीं है। करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। उस समय आपको कुछ और पूछना होगा तो ये पूछ लीजिएगा। ये जो नक्षत्र बारे में आप पूछ रहे हैं, ये नक्षत्र स्थिति चंद्रमा की है और इसका नक्षत्र कहां किस स्थिति में, इससे कोई विशेष संबंध नहीं है। आचार्य जी, ये कुछ प्रश्न है मेरे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न करें आप। आपने जो शुरुआत की थी वो कहा था कि सूर्य सिद्धांत में काल के 2 रूप बताए थे। इसमें एक कहा था कि जो काल अंत करता है और दूसरे का पंचांग से विधान बताया था। तो जो काल अंत करता है, इससे आपका क्या तात्पर्य था? वो सूर्य सिद्धांत ने लिखा है कि कालांत कहा, कालो अन्य कलनात्मक कहा। एक काल वो है जो संसार को
समाप्त कर रहा है, मृत्यु का कारण बनता है, उसको भी काल कहते हैं। ये सूर्य सिद्धांत ने लिखा है। लेकिन एक काल वो है जो गणनात्मक है, कालनात्मक है। कल कालो अन्य कलनात्मक। दूसरा काल वो है जिसकी जो है हम कलना करते हैं, गणित करते हैं। तो सूर्य सिद्धांत ये कह रहा है कि मैं यहां आपको उस काल के बारे में बता रहा हूं जो काल गणनात्मक है। तो उस पर हमको इस बात जाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो कालांत का जो अंत का कहा है उस पर क्या कहा है, वो विषय नहीं है। जी, काल की दो इकाइयां आपने बताई थी, स्थूल इकाई और सूक्ष्म इकाई। काल के दो ढंग बताए थे। इकाइयां तो अलग हैं। एक सूक्ष्म व्यवस्था है, एक स्थूल व्यवस्था है काल की। स्थूल व्यवस्था का जो मूल इकाई है वो प्राण है, और सूक्ष्म जो व्यवस्था है उसकी जो मूल इकाई है वो त्रुटि है। जी, सूक्ष्म में आपने दो बताई, सबसे छोटी त्रुटि और सबसे बड़ी प्राण। वही स्थूल व्यवस्था में भी प्राण है, तो ये दोनों तरफ आ रहा है या क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक समझिए आप। देखिए, जो सूक्ष्म व्यवस्था है, सूक्ष्म काल, काल के दो भेद, सूक्ष्म और स्थूल। जो सूक्ष्म काल है ये त्रुटि से प्राण तक का है। जी, त्रुटि से प्राण, प्राण संधि काल है। जी, वो काल है जहां से स्थूल काल शुरू होता है। जी, प्राण वो काल है जहां पर सूक्ष्म काल समाप्त हो रहा है। जी, त्रुटि से रेणु, रेणु से लीक्षक, लीक्षक से प्राण, प्राण पर जाकर के सूक्ष्म काल खत्म हो गया। जी, ये उसकी अंतिम हद है। स्थूल काल की एक परिभाषा ये भी है कि वो त्रुटि से शुरू होता है और उसका अंतिम इकाई प्राण है। जी, ये स्थूल काल की परिभाषा है। सूक्ष्म काल की परिभाषा है। स्थूल काल की परिभाषा है कि वो प्राण से शुरू होता है और ब्रह्मा की आयु में खत्म होता है। उसकी महत्तम काल गणना ब्रह्मा की आयु है और उसकी सबसे छोटी गणना प्राण है। प्राण माने एक श्वास जो 4 सेकंड का होता है। जी, तो इस तरह से स्थूल व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई प्राण और सबसे बड़ी हम ब्रह्म दिन कहेंगे। बिल्कुल, यही हमने कहा है। जी, अब इसमें थोड़ा सा ये और समझाएं कि जैसे आपने बताया कि व्यवहारिक काल का नाम प्राण है और एक प्राण में 4 सेकंड, ऐसे ही 2.5 पल में 6 प्राण बनते हैं। मैं ठीक कह रही हूं शायद? 2.5 पल के 6 प्राण बनते हैं और इधर 3600 पल में 1 प्राण। तो एक स्वस्थ व्यक्ति, जैसे आपने बताया था कि 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। हाँ। अब ये 2.5 पल में 6 प्राण है यहाँ तो, और यहाँ 3600, तो ये कुछ आप में थोड़ी इसमें समझने में अतिरिक्त गलती हो रही है। एक प्राण जो है, 6 प्राण एक पल में। जी, 6 प्राण एक पल में। एक प्राण जो है ये 4 सेकंड का होता है। जी, अब 6 प्राण एक पल में, एक पल होता है 60 विपल का। एक पल 60 विपल का होता है। 60 विपल में 6 प्राण हो रहे हैं, तो एक प्राण कितने पल का हुआ? विपल का हुआ। एक प्राण 15 विपल का हुआ। 6 प्राण एक पल में, एक पल में होते हैं 60 विपल, तो 6 प्राण 60 में 10 विपल का हुआ एक प्राण। बिल्कुल करेक्ट नोट कर लीजिए, 10 विपल का एक प्राण। अब देखिए आप, 10 विपल का एक प्राण हुआ। अब एक दिन में कितने विपल होते हैं? लिखिए 60 गुणा गया 60 गुणा गया 6। 60 पल 60 पल का एक दिन हो गया ना जी। 60 घटी का एक दिन रात हो गया। 60 घटी में हुए 60 गुणा गया 60 गुणा गया 60 पल हुए ना, 3600 पल हुए ना, 21,600। अब इसको 4 से गुणा कर दो। 6 से गुणा, क्योंकि 4 सेकंड आ रहे हैं ना। 4 सेकंड का एक 4 पल, 10 पल का, 10 विपल का एक आया ना। आचार्य जी 6 में गुना होगा। 6 में गुना होगा तब 21,600 प्राण। एक पल में 6 प्राण लिखा है। 6 का गुणा हो जाएगा ना जी। हाँ, 6 का गुणा होगा। 6 का गुणा 3600 का, 3600 को 6 से गुणा करो तो कितना हुआ? 21,600। ये 21,600 आएगा। 21,600 सांसें एक दिन में आदमी लेता है
और मैंने जो बात बताई थी वो उसको भी आपने नोट किया होगा, ये 21,600 ही असु लग्नों के भी होते हैं। ये असु का क्या मतलब है? हाँ, ये लग्न की इकाइयां होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस पर हम अभी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं उसे ध्यान रखिएगा कि आगे जब हम आपको लग्न पढ़ाएंगे तो लग्नोदय में असु का शब्द का उपयोग हुआ है, तो वहां हम इस पर आपको चर्चा करेंगे, वहां आप सुनिएगा इसको। लग्न जब लग्न निकालना बताएंगे तब असु की चर्चा करेंगे। जी, एक बात आपने दिनमान के बारे में भी कही थी कि दिनमान में अगर हम 5 का भाग दें तो सूर्यास्त का समय पता चल जाता है, और सूर्यास्त में से अगर 12 घटा दें तो सूर्योदय पता चल जाता है। तो हम यदि एक ऐसे स्थान पर हैं, निर्जन स्थान पर हैं, वहाँ हमारे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम ना तो सूर्यास्त जानते हैं ना सूर्योदय, और जो दिनमान है वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय है, तो हम कैसे, कोई एक चीज हमें नहीं पता है इसमें, हम कैसे जानेंगे सूर्यास्त और सूर्योदय का समय? नहीं, तो अब सवाल यह है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त को ऐसे तो नहीं जाना जा सकता ना, आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, तभी तो आप सूर्योदय को जानेंगे। ऐसे कहाँ कैसे जानेंगे? अभी इसमें जो है हमने आपको स्थानीय समय और मानक समय के बारे अभी में हम कल जो आपको नहीं कल नहीं पर परसों जो पढ़ा रहे हैं वो हम परसों टाइमिंग ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और उसमें ये बातें आएंगी, लेकिन इनका उत्तर प्रश्न तो बिल्कुल अलग है ना। ये तो कह रही हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, पंचांग भी नहीं है, नहीं वो सब आ जाएगा, वो सूर्योदय भी निकल जाएगा, लेकिन वो जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि स्थानीय नहीं, तो समय कुछ तो क्या इनको होता पता है, होना चाहिए ना, कि दिनमान पता हो, कहीं से पता हो, अंदाजा का पता हो, तब तो निकाल सकेंगे ना। हमारे ऋषियों के पास तो कुछ भी था नहीं उस समय, जंगल में बैठे नहीं, हैं, ऋषियों तो के पास सूर्योदय और सूर्यास्त तो उनको भी पता होगा। ऋषियों के पास बहुत कुछ था, ऋषियों ने दूसरे तरीके से निकाला है। पहली बार तो जब निकाला होगा, हम कैसे निकालेंगे अगर हम कहीं ऐसे स्थान पर, हम यहीं बैठे हैं, हम ये यहीं आपको हैं। ना, ये आपको जिस दिन मैं स्थानीय समय, मानक समय, स्थानीय लोकल टाइम ठीक। जिस दिन आपको बता दूंगा, उस दिन आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय समय में सूर्योदय हमेशा 6 बजे ही होता है, ठीक। मध्याह्न हमेशा 12 बजे होता है, और 18 बजे सूर्यास्त होता है, और रात्रि के 12 बजे ही मध्य रात्रि होती है। इस स्थानीय 6 बजे को आपके अक्षांश और देशांतर के हिसाब से आपके वास्तविक घड़ी के टाइम में कैसे बदला जाता है, उससे वो आ जाता है। जी, मैं ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी और अक्षांश और देशांतर फिर आपको वो भी पता होना चाहिए अपने स्थान का। मान लीजिए कि आपको अक्षांश भी नहीं पता है तो बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम परसों आपको टाइमिंग बताएंगे ना, तब टाइमिंग से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या हमको पता होगा, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जी जी, ये अच्छा, एक बात ये भी है कि जैसे अभी नक्षत्र की बात हो रही थी, और आपने जो बताया कि आज जो स्थिति है 50 साल बाद वो नहीं रहने वाली, जो मकर संक्रांति आज है वो 50 साल बाद किसी और तिथि में पड़ने नहीं, 50 साल बाद नहीं बदलती है, शायद 100 मतलब एक समय के बाद, बहुत दिनों बाद ये बदलती है। नक्षत्र की स्थिति बहुत समय बाद बदलती है। जो है आपको हमने सिर्फ ये बताया है कि जो दिन मकर संक्रांति का आज आ रहा है ये 71 दिन बाद नहीं आएगा। 71 दिन बाद? हाँ, 71 साल बाद। 14 जनवरी को अब मकर संक्रांति अगर हो रही है तो 71 साल बाद 14 जनवरी को नहीं होगी। अच्छा। ये 15 को बदलती रहेगी। और ये किस कारण हो रहा है? ये उस कारण से हो रहा है, वो संक्रांतियां चंद्रमासों के साथ ठीक से जोड़कर नहीं देखी जा रही हैं, तब हो रहा है ये। अच्छा। अगर ठीक से जोड़ के देखी जाएंगी तो अंतर आएगा ही नहीं, युगों तक भी अंतर नहीं आएगा। तो ये नक्षत्र स्थिर होते हैं? नक्षत्र 28 होते हैं। स्थिर होते हैं, अपने स्थान पर स्थिर इनको मानते हैं हम, या इनकी स्थिति बदलती है, वो जो है जैसे आप बता रहे हैं? जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, नक्षत्र स्थिर नहीं होते हैं, लेकिन वो हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो हमें स्थिर प्राय महसूस होते हैं। 1, 2, 4 वर्षों के अंतर में हम उनकी गति में फर्क नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र इतना दूर है कि उसका प्रकाश आप तक आने में 400 साल लगते हैं। जी। तो इसलिए नक्षत्रों को सामान्य गणित में स्थिर माना गया है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे अंतराल पर गणित कर रहे हैं, अगर आप 1000, 5000, 2000 साल, अंतर उनमें है। विश्व में पूरी तौर से स्थिर कोई भी चीज नहीं है। जिस तरह से अभी हम ये जान रहे थे कि कर्क में सूर्य है, तो 360 डिग्री पर सूर्य फिर अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो आज के या 362 दिन बाद सूर्य फिर कर्क लग्न में ही आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। तो यानी कि जो आज या कल या परसों जो स्थिति है
वो फिर से बन जाएगी हर वर्ष ऐसी? कर्क संक्रांति के दिन हर साल कर्क के शून्य पर होगा सूर्य, हर साल। यही तो संक्रांति का मतलब है। यही तो एक वर्ष का मतलब है कि सूर्य जहां और यही से तो चलना वर्ष का शुरू मतलब, हुआ, सौर वर्ष का यही मतलब है कि वो जिस पोजीशन से चला था ठीक उस पोजीशन पे जब आता है तो एक वर्ष पूरा होता है। यही सौर वर्ष है। हर सौर मुझे ऐसा लगता है कि आप कर्क नाम से, कर्क नाम के तारामंडल और कर्क राशि में फर्क शायद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनका प्रश्न उत्तर हो गया, उसका जवाब हो गया। ऐसा नहीं है वो, आपने जो पूछा है उसका जवाब यह है कि हां, अगले साल उसी पोजीशन में सूर्य वहीं आएगा। ठीक है। तब फिर हम ये कैसे जान पा रहे हैं कि ये स्थिति बदल जाती है? ये तो कभी भी स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि ना तो सूर्य की स्पीड बदल रही है, धीमी हो रही है या ज्यादा हो रही है। स्थिति बदल जाएगी। आपको मैं वही कह रहा हूं, आप जो जिस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं वो है राशियों और नक्षत्रों में। सूर्य कर्क राशि से चलेगा, एक साल बाद वापस कर्क राशि में आएगा और ये स्थिति कभी भी नहीं बदलेगी। लेकिन आज कोई घटना अगर श्रावण नक्षत्र में हो रही है तो वो 1000 साल बाद श्रावण नक्षत्र में नहीं होगी। नक्षत्र और राशियों का राशि संबंध अलग है। अलग अलग है, वो स्थिर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग करके देखना है। राशियां, वसंत संपात हमेशा मेष राशि में होता है, हमेशा मेष राशि में ही होगा। लेकिन अगर बसंत संपात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो हर साल हर युग में वो उत्तरा भाद्रपद में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं जी, तो यानी कि राशियां तो समान रहेंगी सदा, इन्हीं राशियों में सूर्य हमेशा इसी स्थिति में रहेगा। राशि क्रांति तो फिर ये राशि की आवश्यकता ही क्या है, क्यों हम इसको समझें? अगर आप राशियां नहीं पाएंगी तो आप मौसमों को गणित नहीं कर पाएंगे, ऋतुएं गणित नहीं कर पाएंगे, आप ऋतु प्रधान बन ही नहीं सकते, आपका पंचांग ही नहीं बनेगा। ऋतुओं का सारा संबंध सोलार से है, सोलार का सारा संबंध राशियों से है। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम बोलें शर्मा जी, बोलें। मैं ये बोल रहा हूँ कि माइक से बोलिए, माइक से मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये आज थोड़ा आगे आ जाइए हमारे कहने से। ये ऐसा है शर्मा जी, ये रिकॉर्डिंग के लिए उससे बोलने के लिए कहा जा रहा है, आपका प्रश्न रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात है, इसलिए यहीं से बोल लीजिए, कोई बात नहीं। राशि का प्रचलन वैदिक काल के बाद में हुआ, ये आज सुबह से अब तक की हमारी जो जानकारी आपके द्वारा मिली है। बहुत सही। अब जब ऋतुओं की बात आप फिर राशि से जोड़ रहे हो अभी शाम को, तो मैं नहीं समझता कि किसको महत्व दें, हम नक्षत्रों को दें या राशियों को दें। ठीक है, बहुत सही, आपका प्रश्न बहुत ही सही है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक परिचित करा दूं, ये श्री चंद्रशेखर शर्मा हमारे एक पंचांग के बहुत बड़े सहयोगी हैं, श्री शंकरलाल जांगिड़ जी, शंकरलाल शर्मा जांगिड़ जयपुर के, जो मेरे पंचांग के साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। और आज भी उन्होंने, मुझे कहना नहीं था लेकिन इन्होंने अच्छा मुझे प्रेरणा दी है, आज भी उन्होंने पंचांग के लिए 5100 रुपये भेजे हैं इनके पिताश्री ने। ये ऐसा परिवार है जो पंचांग में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और पंचांग को अच्छी गति दे रहा है। प्रिय चंद्रशेखर जी, आपका कहना बहुत सही है, आप कतई गलत नहीं कह रहे हैं कि हमने आपसे कहा कि राशियां वैदिक हैं ही नहीं। मैंने आपसे सुबह यह भी कहा कि वार वैदिक हैं ही नहीं, लेकिन आज वार जो हैं वो अनिवार्यता हो चुकी है। आज आप रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति वारों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसका नुकसान भी कुछ नहीं है, उनसे दिन की अधिक सुनिश्चितता हमको मिल रही है। अगर हम आप ये कहेंगे कि मंगलवार 13 जनवरी, तो अब आपको ये फिक्स हो गया, अगर 13 जनवरी को मंगल नहीं आ रहा है तो फिर आपका वो मंगलवार वो 13 जनवरी नहीं है जिस दिन मंगलवार नहीं है, तो एक आपको निश्चय।
ऐसे ही राशियों का भी था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को राशियों की जगह सूर्य के या क्रांति वृत्त के विभाजन का मतलब या उनको उसका ज्ञान ही नहीं था, ऐसा नहीं है। हम उसको मधु माधव खंडों से जान रहे थे, वेद में भी। लेकिन अब जब राशियों का प्रचलन आया, राशियों का प्रचलन जो है वो कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये बराहमीर के बाद से राशियां खूब प्रचलन में आ गई। बराहमीर के से पहले राशियों का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब ब्राह्मीर के बाद तो कितने गणितज्ञ हुए हैं, आपको गिनती नहीं की जा सकती है, इतने गणितज्ञ हुए हैं। उन सब ने फिर आगे राशियों को बढ़ावा दिया है और वो राशियां चल पड़ी हैं। वो राशियां आज मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे पंचांग में राशियों का जिक्र ना हो। 12 को तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन मैं चाहता हूं हृदय से कि मेरे पंचांग में राशियों का जिक्र ना हो। लेकिन अगर मैं राशियों की जगह अपनी पुरानी वैदिक वो मधु माधव खंड लिखता हूं तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। आज ही एक कोई विद्वान है, उन्होंने सुबह दिन में एक प्रश्न किया है कि आप कह तो रहे हैं कि मधु माधव, लेकिन आप हमें यही नहीं बताया है कि मधु माधव महीना कौन सा होता है। आपने अभी हमें राशियां नहीं लिखाई, आपने हमें नक्षत्र। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे उन बात को सुन करके, और कल हम ये लिखवा रहे हैं आपको। मैं तो दरअसल आपको इसीलिए लिखवाने की बात कर रहा था। तो राशियां बिल्कुल सत्य है, राशियां भारतीय नहीं है, लेकिन हमारे यहां गणना क्रम के लिए क्रांतिवृत्त के हिस्से नहीं लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं है। हम उनके लिए मधु माधव खंडों का उपयोग कर रहे थे। अब कालांतर में पिछले 1600 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, अब ये स्थिति आ गई है कि अब राशियां उन जगहों पर जड़ जमा चुकी हैं। अब मधुवार्क कहूंगा तो आप नहीं समझेंगे, अगर मैं कहूंगा मीनार्क तो आप समझ जाएंगे। इसलिए ये अब आ गई हैं और उनको लेने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते उनका गणितीय मीनिंग बना रहे। ठीक है? ओम। ठीक है शर्मा जी। बहुत बड़ी व्याख्या कर गए। मैं जो आपसे उत्तर चाह रहा था वो यूं चाह रहा था, बिल्कुल जैसे जो ज्योतिष का पहली कक्षा का छात्र है वो पहले दिन जो सवाल कर रहा है उसको वो उत्तर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। पहली कक्षा का सवाल है भी नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं है, उनको बिल्कुल। मैंने आपसे कहा, आपने पूछा कि ये राशियां आप कह रहे हैं वैदिक नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूं कि राशियां वैदिक नहीं है। मैं ज्योतिष के अंदर शायद कहना नहीं चाहिए, जयपुर, मैंने आपके बारे में पहले ही परिचित करा दिया है। जयपुर, जब आप और आपके पिताजी पंचांग पर इतना अभिरुचि ले रहे हैं तो आपको जानकारी है, ये बात मैंने इसीलिए कही है लोगों को। जयपुर राजस्थान की जयपुर राजस्थान भारत में दूसरी काशी मानी जाती है और बहुत सारे पंचांग जयपुर। आप और क्या उत्तर की अपेक्षा करते हैं ये बताएं। मैंने आपको कहा और क्या उत्तर दिया जा सकता है आपको, आप ही बता दीजिए। चलिए मैं ये सवाल आपको पूछता हूं, आप ज्योतिष जानते हैं तो अब आप बता दीजिए मुझे। ऋतु और राशि जो अभी इन्होंने आदरणीय ने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के संदर्भ में मैंने यही कहा कि राशि को आप ऋतुओं से जोड़ रहे हैं, जबकि हमारे वेदों ने तो कभी राशि को महत्व दिया ही नहीं, हमेशा नक्षत्रों को ही महत्व दिया। वेदों में नक्षत्रों को क्रांतिवृत्त के हिस्से के रूप में कभी नहीं लिया गया है। जो लिया गया है वो माप जो है वो मीन माप थी, ट्रू माप नहीं थी। सारा वेदांग ज्योतिष मीन माप पे बना हुआ है, ट्रू माप पे नहीं बना हुआ है। आज मैथमेटिकल प्रोग्रेस हो चुकी है, हम इसकी ट्रू माप ले रहे हैं, मीन माप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। देखिए हम आपको एक बात और बता दें, सभी लोग सुन लीजिएगा कि राशियां वेद की नहीं है, बार भी वेद के नहीं है, लेकिन ये दोनों आज इस अनिवार्यता पे आ गए हैं कि आप इनको लिए धीरे धीरे। अभी तो स्थिति ये है कि मुझे ये पंचांग को एक आदमी, मान लीजिए आज स्थिति है कि 10 आदमी भी सपोर्ट में नहीं है। जिस दिन इस पंचांग के सपोर्टर लाखों में हो जाएंगे, एक झटके में हम चाहेंगे तो हम राशियों को भी बदल देंगे। लेकिन आप सोचें कि मैं आज ऐसा कर लूं, ये मेरे लिए कतई संभव नहीं है। ये एक ऐसा
गलत है, रास्ता है जिसको अपनाना पड़ रहा। ठीक है, और कौन पूछ रहे थे? आचार्य जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, दोनों रख लूं, आप इकट्ठा उत्तर दीजिएगा। ठीक। पृथ्वी का बताया है कि पश्चिम से पूर्व को घूमती है। पश्चिम से पूर्व दोनों प्रकार बनता है, पश्चिम उत्तर पूर्व और पश्चिम दक्षिण पूर्व। हाँ, ठीक बात है बच्चे। तो पश्चिम उत्तर पूर्व यानी घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, और पश्चिम दक्षिण पूर्व यानी घड़ी से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके दो बिंदु हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तो उसकी कौन सी दिशा है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तब उसकी कौन सी दिशा है। दूसरा प्रश्न, आपने मल मास का जिक्र किया, वो कल आएगा। हाँ, ठीक थोड़ा है, सा कल हम मल मास पे बताने वाले हैं आप लोग। थोड़ा सा पूछ रहा हूं। मल मास का मतलब है 1 महीने में 4 पखवाड़े। 1 महीने में 4 पखवाड़े, 4 पक्ष। अच्छा, 4 पक्ष, 4 पखवाड़े। हाँ हाँ। तो उसमें जो शुद्ध मास है या मल मास है, वो शुरू के 2 पखवाड़ों का या बीच के 2 पखवाड़ों का या आखिरी 2 पखवाड़ों का है। आज यही प्रश्न है दोनों। क्या बोला है? आप ये जानना चाह रहे हैं कि शुद्ध मास कौन सा है? जी। अच्छा, हैं? ये कल आ रहा है। मैं तो फिर रहने दीजिए, कल अगर आएगा तो रहने दीजिए। हाँ, मैं ये कल इस विषय को, क्योंकि पहले तो मुझे आपको ये समझाना होगा ना, कल आप जब ये व्यवस्था से समझ जाएंगे कि ये मलमास बनता कैसे है, तब आप उसमें ये भी समझ जाएंगे कि शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन है। ठीक, गति वाला बता दीजिए। हाँ, ये घड़ी का बताइए, घड़ी के हिसाब से। हाँ ठीक है, ठीक है, इस पर बता रहे हैं आपको। एक मैप बनाइए। तो सूर्य की जो वार्षिक गति है उसमें तो पृथ्वी जो घूम रही है वो घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, ये जो गति का जो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये सिर्फ हमारे देखने से है। मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, आपको मेरा हाथ घड़ी की दिशा में घूमता हुआ दिख रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में? घड़ी की, लेकिन मैं हाथ घुमा रहा हूं घड़ी की दिशा में, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हूं ना। तो जो चीज मेरे लिए घड़ी की दिशा में है वो आपके लिए घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि आज मुझसे विपरीत दिशा में खड़े। तो ये जो पृथ्वी की घूमने की स्थितियां हैं ये सापेक्ष होती हैं, इनका निरपेक्ष रूप से कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर मैं पृथ्वी के बाहर जाकर के खड़ा होकर के सूर्य की तरफ खड़ा होकर के देखूं तो मुझे पृथ्वी घड़ी की दिशा में घूमती हुई दिखाई देगी। और अगर मैं मंगल की तरफ चला जाऊं, पृथ्वी सूरज से दूर चला जाऊं, तो मुझे पृथ्वी घड़ी की दिशाओं में घूमती हुई दिखाई देगी। गणित करने के लिए पृथ्वी को घड़ी की दिशा के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए माना गया है। देखिए, ये 4 है, ये 4 हिस्से हैं ना, इनमें से इसको धन मान लिया, इसको ऋण मान लिया, इसको ऋण मान लिया, इसको धन मान लिया। ये गणितीय एजम्पशंस हैं, माने गए नोटेशंस हैं कि हमने ऐसा मान लिया है कि इस दिशा में अगर गति हो रही होगी तो हम उसे धन मान लेंगे, इस दिशा में गति हो रही होगी तो हम उसे ऋण मान लेंगे, या पृथ्वी में भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो अक्षांश है उनको धन मानेंगे और जो दक्षिण की तरफ के अक्षांश है उनको ऋण मानेंगे। वो वास्तव में कोई ऋण अक्षांश या धन अक्षांश है नहीं, लेकिन गणित की सुविधा से उनको ऐसा माना गया है। इसी प्रकार जो पृथ्वी की गति है ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मानी गई है, और जब पृथ्वी घूमती हुई चलती है तो पृथ्वी घूमती भी इसी दिशा में, ऐसे ही घूमते 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 आगे। ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी घूम ऐसे रही और आगे ऐसे बढ़ रही। तो पृथ्वी के घूमने की दिशा भी यहां से अगर हम देखेंगे तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, एक तो समय हो चुका है, मैं चाहूंगा कि अब ये बात, चलिए ठीक है बोलिए। साथ ही आचार्य जी, जो संकल्प पाठ में है स्वामी जी ने भी वारों का जिक्र किया है, तो ये वार कब से प्रारंभ हुए? आप कह रहे वैदिक नहीं है, तो वैदिक नहीं होते तो शायद स्वामी जी जो वैदिक नाम थे उनका प्रयोग करते। तो पर अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है तो कि प्रारंभ कब से हुए? हाँ देखिए, स्वामी और जी ने इससे पहले दिनों की व्याख्या किस हिसाब से हमारे ऋषि मुनि करते थे? हाँ देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि स्वामी जी ने संकल्प मंत्र जो दिया है उसमें वार का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उसमें वार का जिक्र नहीं है बिल्कुल भी। और आप भी अगर संकल्प मंत्र का पाठ नहीं करते हैं तो आप ऋषि आज्ञा नहीं मान रहे हैं, और संकल्प पाठ में अगर वार का उल्लेख नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। सवाल आता है कि आप
काल को की स्थिरता कैसे देते थे जब आपके वार नहीं थे। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई, संभवतः आप भूल गए हैं। और एक बात मैं कहीं भूल न जाऊं, मैं जरा एक विषय से हटके थोड़ा एक बात और कहना चाह रहा हूं। मेरे मन में एक बात है और वो बहुत जरूरी बात है। आप में से सारे विद्वान मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं और मैं बेशक ज्योतिष में हो सकता है आप ज्योतिष में आप नहीं जान रहे हैं, कोई चीज मैं जान रहा हूं। इसके सिवाय आपके पास बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें मैं बौना भी नहीं हूं, बौने से भी कम हूंगा। इसलिए बहुत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आप ये न सोचे कि मैं आपको नया समझूंगा या आपको छोटा समझूंगा या छोटी क्लास वाला समझूंगा। मेरे लिए आप सब बहुत बड़े आदरणीय हैं। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है और कोई छात्र नहीं है। यहाँ सारे विद्वान एक परामर्श के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे पर एक पंचांग का संकट आया हुआ है, उस संकट पर विमर्श के लिए हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं और हमने एक स्थिर मति से आगे के लिए एक रास्ता देना है। मैं आज इस पूज्यपाद स्वर्गीय दयानंद सरस्वती जी महाराज की इस कर्मस्थली में ये आशा प्रकट करता हूं कि यहाँ पर जो हम आज बैठक कर रहे हैं, इस बैठक का पूरे देश में हमारे आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं और बहुत से लोग हैं, नाम कहाँ तक गिने जा सकेंगे। मुझे लगता है कि अब इनकी अंतर चेतना इस बात में प्रबुद्ध होकर के और देश का नया मार्गदर्शन करेगी। इसलिए कोई भी बात कदाचित कभी हमारे मुख से, कभी हो सकता है आपने कोई प्रश्न किया, हमसे उसका तत्काल उत्तर न दिया गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको हम कम समझ रहे हैं, किसी को भी कम समझ रहे हैं, किसी को भी लेश मात्र भी इसका आप कतई कल्पना न करें। तो आपका जो प्रश्न था उस पर अब आ रहा हूं। आपने कहा कि वार के आगे, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन मनाने का सबसे सुंदर क्या तरीका है? सबसे सुंदर तरीका है कि आप चांद्र तिथि से मनाएं। क्यों मनाते हैं चांद्र तिथि? आप रामनवमी जानते हैं, आप कृष्ण जन्माष्टमी जानते हैं। आपको नहीं पता है कृष्ण कौन सी तारीख को पैदा हुए थे? आपको नहीं पता है भगवान शंकर जो है कौन सी उसको पैदा हुए थे? भगवान राम कब पैदा हुए थे? हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में मैंने सजेशन दिया है व्हाट्सएप पे। हमारे शायद चंद्रशेखर शर्मा जी को तो ये बात नोट भी होगी कि बहुत दिनों तक मेरा ये व्हाट्सएप में मैसेज चलता रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को के जन्म तिथि को दयानंद दशमी के रूप में भारत सरकार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। और मैंने आर्यों को अनुरोध किया था कि आप लोग इस विषय को उठाओ, पूरे देश में इसको उठाओ कि स्वामी दयानंद जी की जन्मतिथि को दयानंद दशमी नाम से उठाया जाना चाहिए और शंकर जी की जयंती को शंकर पंचमी के नाम से उठाया जाना चाहिए। ये मैं कई इसमें साल 2 साल हो गए मेरे को, और ये मैं पंचांग में भी दे रहा हूं। आप पंचांग में जहां मैंने स्वामी जी की जयंती दी है वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर मेरा ये सुझाव आपको मिलेगा। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारे पास जो संकल्प मंत्र है, ये बार और तिथि को सुनिश्चित करने का बहुत सही तरीका है, और वो है कि आप चांद्र तिथि से बोलें। जब आप चांद्र तिथि बोलते हैं तो वो उस स्थिति को व्यक्त करता है जो आपके जन्म के समय में सूर्य और चंद्र ने मिलकर बनाई थी। इसलिए जब आप बोलते हैं कि नवस मासांतर्गत आषाढ़ मासे कृष्ण पक्ष चतुर्थ्याम तिथो, जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप एक सुनिश्चित तिथि को दे रहे हैं, भले ही आपने बार बोला है या नहीं बोला है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। कोई मैं केवल वार की पूछ रहा हूं कि ये वार कब से प्रारंभ हाँ, हुए? ये आपका दूसरा प्रश्न है। इस पर पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना। आपने कहा था कि जब बार नहीं बोलेंगे तो संकल्प फिर कैसे लेंगे, तो वो संकल्प में तिथि का जिक्र आएगा। वार जो है, वारों की गिनती स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने इस पर बड़ा काम किया है और उन्होंने ये घोषणा की है। उसमें विवेक ज्योतिष विवेक एक किताब लिखी है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वारों की उत्पत्ति 400 शक से शुरू हुई है। 400 शक से पहले का कोई पत्र, कोई स्मारक, कोई किताब ऐसी नहीं मिलती जिसमें बारों का जिक्र हो। उदाहरण के लिए भगवान राम के जन्म तिथि के बारे में मधुमासे शीते पक्षे नवम्याम करकटे सुबह, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। मधुमास नवमी शुक्ल मधुमास पुनीता, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन इन दोनों ने वहां वार का जिक्र नहीं किया। तो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के मुताबिक, मेरा अपना अनुसंधान नहीं है अभी इस बारे में कुछ नहीं, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के मुताबिक वार जो है वो शक 400 से पहले नहीं मिलते हैं।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए बोलिए भाई, बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। आपने 9 बजे तक का, और मैं समझता हूँ समय तो अभी 9:20 हो गए। चलिए बोलिए आप, एक प्रश्न। हाँ बोलिए, छात्र कोई बोल रहे हैं। जी, आपने बताया था कि एक प्राण 4 सेकंड का होता है और एक पल 6 प्राण का होता है, और आपने ये भी बताया था कि एक घटी एक नाड़ी के बराबर होती है, और 60 पल बराबर एक घटी बताया था। तो ऐसे एक घटी बराबर लगभग 1440 सेकंड हो जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये नाड़ी जो आपने बताया वो क्या हमारे हृदय की धड़कन को ही बता रहे हैं? हाँ, आपके दोनों प्रश्न ठीक हैं, बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि जो नाड़ी है, ये जो आपने 1440 लगाया है, ये आपने क्या करा कि घटियों को मिनटों में व्यक्त कर दिया। 1440 मिनट होते हैं, पल नहीं। एक घंटे में 60 मिनट, 24 घंटे में 1440 मिनट। ये 1440 मिनट हैं, पल नहीं है। पल जो हैं वो 3600 होते हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने नाड़ी कही है, देखिए नाड़ी एक ही, कोई भी शब्द है, कोई एक ही बात के लिए उपयोग किया जाता है ऐसा थोड़ी है। अब स्व शब्द के कितने मीनिंग हैं? अब ये आपके देश काल परिस्थिति पर भी तो कुछ डिपेंड करता है ना। देश काल परिस्थिति पर आधारित है कि आप क्या, अब खाना खाते समय कोई सैंधव मांग रहा है तो उसको घोड़ा ला के थोड़ी दे देंगे। तो यही स्थिति है। नाड़ी जब हम कालगणना के रूप में व्यक्त करते हैं तो नाड़ी का मतलब घटी होता है। और जब आप नस नाड़ी तंत्र से बात करते हैं, जरा नाड़ी दिखाना, आपकी नाड़ी देखो कितना बुखार है, और ऐसा बोलेंगे तो ये नस नाड़ियां हैं। तो नस नाड़ी वाली नाड़ी अलग है, और नाड़ी पल घटी पल वाली नाड़ी अलग है। वो कालगणना से जुड़ी हुई है। घटी का ही दूसरा नाम नाड़ी है। जी, समाप्त। हम तो हमारी तरफ से तो बहुत पहले होना, और तो 9 बजे से टाइम देख रहा हूं। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप लोग जिस गंभीरता से विषय को ले रहे हो, और जिस तरह से आप जितनों लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं, सचमुच बहुत अच्छे प्रश्न थे और बुनियादी प्रश्न थे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो बिल्कुल हल्के फुल्के और ऐसे ही प्रश्न के लिए पूछा गया था। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा उत्साह बनाया हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ओम शांति।